दोस्तों, साल 2024 जा चुका है और 2025 का हम सब स्वागत कर रहे हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ। एक दूसरे से हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं इस उम्मीद में कि हमारे लिए ये साल पिछले साल से कम चुनौतियां लाए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये आने वाला साल उतना ही हैप्पी और इतना ही न्यू रहने वाला है? दोस्तों, साल 2024 व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आया। दोस्तों, मोदी के राजनीतिक करियर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन नरेंद्र मोदी ही नहीं, आरएसएस पूरी की पूरी बीजेपी को एक बहुत जोर का झटका बहुत जोर कर दे गए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या 2025 भी कुछ ऐसे ही झटकों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को हिला सकता है? क्या 2025 नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ। और इसका जवाब किसी राजनीतिक फैसले से नहीं आता, इसका जवाब उस फैसले से आता है जो धीरे धीरे बड़े करीने से, बड़े शांति से, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है, या फिर ये कह लीजिए अगले 6 महीने में इस सरकार के आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और दोस्तों, वो मुसीबत है अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर। आज आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सरकार के आगे अभी से संकेत खड़े होने लगे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था हाथ से निकली तो ये सरकार और सरकार की कुर्सी भी हाथ से निकल सकती है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है वो बहुत ही चिंताजनक है। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, जिसे दोस्तों जनसत्ता की खबर बताती है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को इसमें 8.48 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है। 2008 की मंदी के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। याद कीजिए 2008 की मंदी, जब पूरी दुनिया में अमेरिका के बैंक्स दिवालिया होने के बाद एक महामंदी का दौर शुरू हुआ था। ये खबर बताती है कि अभी जो गिरावट है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की, वो उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पिछले हफ्ते भी 1.99 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई थी। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर आप कह सकते हैं कि कुमकुम, तो टेक्निकल आंकड़े हैं, इससे अर्थव्यवस्था को सीधा क्या नुकसान है? दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार क्यों कम हो रहा है दोस्तों? विदेशी मुद्रा भंडार इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। ये जो सिलसिला है ये थम ही नहीं रहा है। अब ये आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि सीधे आपकी जेब में कैसे डाका डालने वाला है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार का कम होने का मतलब भारत में जो विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे थे वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों हो रहा है? उसका रीजन दोस्तों, अमेरिका में जो कोरोना के बाद फैसले लिए गए अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उसके संकेत अब मिलने लगे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वहां के निवेशक काफी उत्साहित हैं। तो अमेरिका में एक बार फिर से पैसा लगाने क्या सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए आपने देखा होगा डॉलर फिर से मजबूती की ओर है, और डॉलर जब मजबूत हो रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है। दोस्तों, ये देखिए, 1 घंटे पहले पीटीआई की खबरें बताती है कि रुपया 9 पैसा फिर गिर गया। 85.61 इस समय रुपया चल रहा है। 85.61 मतलब आजाद भारत के इतिहास में रिकॉर्ड स्तर पर गिरा हुआ है इस वक्त रुपया। $1 इज इक्वल टू 85.61। और ये वही गिरावट है जिसको लेकर 2014 से पहले मोदी जी कहते थे कि रुपया गिर गया तो यहाँ का व्यापारी संभल नहीं पाएगा, और ये बहुत खतरनाक संकेत है। इसी को लेकर देखिए, आरजेडी के सांसद मनोज झा भी कह रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपए के इस प्रकार लगातार गिरने से इन दिनों किसी की साख गिर जाने का चलन समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो मोदी जी दरअसल कहा करते थे ना कि ये कंपटीशन चल रहा है कि रुपया ज्यादा गिरेगा या केंद्र की मनमोहन सरकार की साख ज्यादा गिरेगी। तो ये अब मोदी जी पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ये बातें बोलते थे कि रुपया जितना गिर रहा है, क्या केंद्र की मोदी सरकार की साख भी गिर रही है? दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ हाल के दिनों में कई दिक्कतें देखने को मिली। जैसे जो जीडीपी का आंकड़ा आया था वो भी बहुत चिंताजनक था। दोस्तों, ये देखिए, 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर जीडीपी का आंकड़ा आया था, और ये ग्रोथ बताती थी 5.4% की, कि आने वाला वक्त जो है वो इस हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत उत्साहपूर्ण नहीं है। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो थी वो ये कि खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और कंस्ट्रक्शन सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई थी। अगर इन क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है, इसका मतलब फैक्ट्रियों में सामान नहीं बन रहा है। फैक्ट्रियों में सामान क्यों नहीं बन रहा है? फैक्ट्रियाँ खराब हो गई इसलिए नहीं,
फैक्ट्रियों में सामान इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उस सामान की डिमांड नहीं है मार्केट में। मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो वो खर्च करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हो सकता है कि नौकरी चली जाए, हो सकता है कि जो आमदनी है वो आमदनी रुक जाए। तो जो नौकरी है उसमें चुपचाप नौकरी करते रहो, जो आमदनी है उसमें चुपचाप आमदनी करते बनाते रहो, और जो पैसा है उसको होल्ड करके रखो। जब आदमी दोस्तों सेव बहुत ज़्यादा करने लगता है, खर्च कम करने लगता है, तो अर्थव्यवस्था का पहिया रुक जाता है, जो कि पिछली जीडीपी के आंकड़ों ने हमें संकेत दिए थे। और दोस्तों इसके लिए बहुत हद तक इस सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार रही हैं। कहने को कहा जाता है मेक इन इंडिया, लेकिन पिछले 10 सालों में कितना मेक इन इंडिया हुआ है कोई नहीं जानता। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग आज तक उतने बड़े स्तर पर रोजगार नहीं क्रिएट कर पाया जितनी उम्मीद थी। प्रॉब्लम ये दोस्तों कि जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं बढ़ा पाए, हम अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हो या 2047 तक विकसित भारत का सपना हो, वह सपना रह जाएगा। हमको ठोस आधार पर जमीन पर कुछ कदम उठाने होंगे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, कोई भी निवेशक ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएगा जहां का रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है? सिंपल सी लॉजिक है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब वैश्विक हो गई हैं। दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अब इस बात पर निर्भर करती है कि वैश्विक स्तर पर क्या हालात है। हमारे देश में महंगाई को लिए जब भी सवाल पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा वित्त मंत्री वैश्विक कारण गिनाने लगती हैं। आज से 10 साल पहले भी सरकारें ये करती थी तो उन पर नकेल कसी जाती थी, उनसे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। इस सरकार की एक और बहुत बड़ी नाकामी है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए। महंगाई पर देखिए वोट तो मिलता नहीं है, महंगाई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सरकार की राहत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा ही ना। लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है, सैलरी 2 साल पहले थी उतनी ही आज भी है, लोगों के पास अवसर है नहीं नए रोजगार के, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसमें भी दोस्तों खाद्य महंगाई जो है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, और यही इस सरकार की नाकामी है। दोस्तों इस सरकार के लिए राहत रही है कि अब तक रोजगार और महंगाई इन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब आप धीरे धीरे देखिए अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये मुद्दे प्रबल होंगे। ये मुद्दे प्रबल है, इसीलिए लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं प्रभावी हो रही हैं। नहीं तो महीने में 1500 का अगर आप कैलकुलेट करें तो एक महिला को हार्डली दिन में 50 रुपए पड़ते हैं। क्या होते हैं 50 रुपए आज के ज़माने में दोस्तों? कुछ नहीं होते 50 रुपए। लेकिन एक गरीब परिवार को अगर लाडली बहन योजना के तहत थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, थोड़ा बहुत फ्री राशन मिल रहा है, तो कम से कम उसके लिए भुखमरी जैसी हालात नहीं होते। लेकिन ये भी कब तक चलेगा? आने वाले वक्त में सरकार को रोजगार के मुद्दे पर या फिर खराब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लोगों का नाराजगी, लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आज ना झेलना पड़े, लेकिन आने वाले वक्त में झेलना पड़ेगा, और यही इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे दोस्तों। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हाल के 10 सालों में जो जो गलतियां की हैं, इस सरकार को उस गलतियों का भुगतना पड़ेगा। अनुमान अगले 6 महीने में ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।